Hello, my dear students. Welcome to our channel. I am Abhipsha Mahanti, your chemistry mentor. और बच्चों हम अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम अपने आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और इससे पहले हमने मूल कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वो क्या चीज होता है। हमें पता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन ये जो एलिमेंट्स है वो कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसको वो एलिमेंट्स जो है वो फॉलो करते हैं। ओके, उन्हीं को हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो अभी हमारे पास 5 तो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ है जिसे हमें वन बाय वन आज ही के क्लास में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला वाला क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, then law of multiple proportion, then law of reciprocal proportion and finally Gay-Lussac's law of gaseous volume। ठीक है, तभी वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला लॉ जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये लॉ किसने दिया था? ये लॉ जो है वो एंटोइन लैवोसियर ने 1789 में दिया था। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नाम से पता चल रहा है क्या है? मास जो है वो कंजर्व हो रहा है। इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होता है ना, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। अगर एक केमिकल रिएक्शन कंटिन्यू कर रहा है तो उस टाइम में क्या होगा? मास जो है, मैटर जो है वो क्रिएट नहीं हो सकता और वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक सिस्टम में जो टोटल मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सपोज हम एक केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं, A प्लस B गिव्स C प्लस D। ओके, तो A और B जो है वो हो गए हमारे रिएक्टेंट्स और C और D जो है वो हो गए हमारे प्रोडक्ट्स। तो लॉ के हिसाब से क्या है? जो टोटल मास है वो क्या हो सकता है? मतलब बिफोर द रिएक्शन एंड टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन जो है वो इक्वल होना चाहिए। लेकिन एक चीज है कि ये जो रूल है, ये जो लॉ है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन जो 100% कंप्लीट हो रहा है उसी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, किसके लिए एप्लीकेबल है? अगर कोई केमिकल रिएक्शन जो 100% कंप्लीट हो रहा है उसके लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज है? अगर कोई रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ मास से जो मतलब कुछ रिएक्टेंट है जो अपने बीच रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो फाइनली हमारा सारा रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। आ रहा है समझ में? अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं हो रहा है इसका मतलब जो हमारे सारे रिएक्टेंट्स होंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो अनरिएक्टेड फॉर्म में रह जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम 100% कंप्लीट जो केमिकल रिएक्शन है उसी को ले रहे हैं। तो 100% कंप्लीट केमिकल रिएक्शन अगर रहा तो मास ऑफ द रिएक्टेंट्स will be equal to mass of products। ओके, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास जो है वो सेम होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अच्छा इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ओवर। नेक्स्ट, इसका लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें जो प्रॉब्लम है वो सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि वो जो रिएक्शन है वो 100% कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज है कि जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्शंस है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन के लिए तो ये लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उनके केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उनके केस में एप्लीकेबल? क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उनमें लॉट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व रहते हैं।
ठीक है। उस क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, लॉट ऑफ एनर्जी आर इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। ओके, तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसमें बहुत सारे एनर्जी जो है वो इन्वॉल्व है, इसका मतलब क्या है, रिलीज हो रहा है, लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसका मतलब क्या, वो एनर्जी आया कहाँ से, वो एनर्जी कहाँ से आया वो हमें आइंस्टाइन ने बताया है। ठीक है, आइंस्टाइन ने बताया है, क्या बताया है, आइंस्टाइन के हिसाब से E इक्वल टू mc स्क्वायर, फेमस इक्वेशन है, सभी को पता होगा। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो हम लेटर ऑन कंप्लीट करने वाले हैं, अभी के लिए सिर्फ नाम ही जान लो। ठीक है, E इक्वल टू mc स्क्वायर जो फेमस रिएक्शन है, जिसमें E क्या होता है, E होता है एनर्जी इन्वॉल्व, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें बताएंगे। m इक्वल टू मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट मतलब कितना अमाउंट ऑफ मास जो है वो लॉस हुआ है। ठीक है, और कितना अमाउंट ऑफ मास जो है वो मिसिंग है। C क्या है, C है हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, सो ये फॉर्मूला से हमें क्या पता चलेगा कि अगर कहीं पे कुछ भी जो मास है, मास वो डिसअपियर हो रहा है, वो मास कहाँ जा रहा है, वो मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, कि किस फॉर्मूले के हिसाब से, E इक्वल टू mc स्क्वायर फॉर्मूले के हिसाब से वो कंप्लीट हो रहा है। ओके, आए समझ में कैसे क्या हो रहा है, क्या इसके लिमिटेशन से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओवर, नेक्स्ट अभी उसके ऊपर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, व्हाट वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिकम्पोज्ड बाय 9.8 ग्राम of sulfuric acid if 12 gram of sodium bisulfate and 3.65 gram of hydrochloric acid are formed during the chemical reaction। तो क्या बताया है कि कितना अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज होगा सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा। तो हम एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पे रिएक्शन लिख लेते हैं सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला क्या है NaCl प्लस किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ओके, और क्या हो रहा है, सोडियम बाइसल्फेट फॉर्म हो रहा है। सोडियम बाइसल्फेट का फॉर्मूला होता है NaHSO4 प्लस, और क्या रिलीज हो रहा है, HCl। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन। अभी क्या दिया है, मास दिया है। सोडियम क्लोराइड जो है उसका मास हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है, तो उसको हम X ले लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड वो क्या है, 9.8 ग्राम उसका मास है। सोडियम बाइसल्फेट 12 ग्राम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3.65 ग्राम। ठीक है, तो पूछा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मास है वो क्या है, सॉरी जो सोडियम क्लोराइड का मास है वो क्या है। तो हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज करेंगे। क्या होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है, NaCl का X प्लस H2SO4 का 9.8, देन NaHSO4 का 12 प्लस HCl का 3.65। इट इम्प्लाइज X प्लस 9.8 इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 15.65। इट इम्प्लाइज X इक्वल टू 15.65 माइनस 9.8 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 5.80 है। हम उसको 5 क्या करेंगे, 80 नहीं 85 है, 5.85 ग्राम है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये जो पूछा था हमारा सोडियम क्लोराइड का मास कितना है वो हमारा निकल गया। इजी है, जस्ट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट को इक्वल करना है। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो निकल जाएगा। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया,
ओके तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 1.7 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर टेकन, ये है ऑफ। 0.58 gram of sodium chloride dissolved in 100 gram of water is added to it and chemical reaction occurs. 1.435 gram of silver chloride and 0.85 gram of sodium nitrate are formed so that the result illustrates the law of conservation of mass. सबसे पहले हमें देखना है कि रिएक्टेंट क्या क्या है, प्रोडक्ट क्या क्या है। ठीक है, तो रिएक्शन में क्या हो रहा है, सिल्वर नाइट्रेट है जो है AgNO3 प्लस AgNO3 वाटर में डिजॉल्व होके है, उसके साथ हमने क्या ऐड किया है, सोडियम क्लोराइड जो भी वाटर में डिजॉल्व होके है। तो AgNO3 भी वाटर में डिजॉल्व है, NaCl भी वाटर में डिजॉल्व है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वाटर लिख लेते हैं एक साथ। तो जब वो अपने बीच रिएक्ट करता है वो क्या देता है, वो देता है हमारा सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ओके, देखो बच्चों ये क्वेश्चन में एक चीज समझने का जरूरत है, क्या है कि जो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड है उन्हीं के बीच में रिएक्शन हो रहा है, लेकिन जो वाटर है वो एक मीडियम के हिसाब से सॉल्व कर रहा है। ठीक है, मीडियम किस लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे जो है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड उनका जो आयन से, जो रेडिकल से वो अगर फ्री होंगे तभी ही अपने बीच में रिएक्ट कर पाएंगे। ओके, वो फ्री नहीं होने तक रिएक्शन नहीं होगा, तो वो एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है वाटर, जिसकी वजह से रिएक्शन हो रहा है। अगर अच्छे से देखोगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर रेडिकल का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। नाइट्रेट जो है वो सोडियम के पास जा रहा है और क्लोराइड जो है वो सिल्वर के पास जा रहा है। ओके, तो फाइनली हमारा AgCl और NaNO3 का फॉर्मेशन हो चुका है, लेकिन वो रिएक्शन भी कौन से मीडियम में है, वाटर मीडियम में है। तो ये दोनों कंपाउंड जो फॉर्मेशन हुआ है अभी भी हमारे सिस्टम में वाटर जो है जितना अमाउंट में लिए थे वो प्रेजेंट है, क्योंकि वाटर यूज नहीं हो रहा है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन वो एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। आ रहा है समझ में? तो अभी ये हो गया हमारा रिएक्टेंट साइड और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का मास अगर इक्वल होगा तो तभी जाके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो इसको फॉलो करेगा। तो देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट कितना है 1.7 प्लस सोडियम क्लोराइड कितना है 0.585 प्लस हमारा वाटर कितना है, सोडियम क्लोराइड में 100 ग्राम और सिल्वर नाइट्रेट में भी 100 ग्राम, तो टोटल हो गया 200 ग्राम। ओके, और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में सिल्वर क्लोराइड कितना प्रेजेंट है 1.435 प्लस सोडियम नाइट्रेट कितना प्रेजेंट है 0.85 और वाटर जितना पहले था वो तो अनरिएक्टेड है। ठीक है, तो वो अभी भी इतना रहेगा क्योंकि वाटर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। ये समझने की चीज है। ठीक है, नेक्स्ट तो रिएक्टेंट के साइड में देखेंगे कितना आ रहा है, यह आएगा हमारा 5 देन 8 202.285। ओके, अभी प्रोडक्ट के साइड में देखेंगे कितना आएगा 5 8 2 और 202। तो दोनों ही साइड में हमारा जो वैल्यू है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का टोटल मास का वो सेम आ रहा है। ओके, इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो इस एग्जांपल के लिए वो प्रूव्ड हो गया। आया समझ में? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओवर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लॉ जो है वो है हमारा लॉ ऑफ डेफिनाइट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये लॉ जो है दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय फ्रेंच केमिस्ट लुइस प्रॉस्ट इन 1799। ओके, लुइस प्रॉस्ट ने ये दिया था लॉ। इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी एक प्योर केमिकल कंपाउंड है वो जब भी फॉर्म हो रहा है, कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, एलिमेंट से फॉर्म होता है।
ठीक है। एलिमेंट जो है वो डिफरेंट रेशियो में कंबाइन करते हैं तभी जाके कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। वो बता रहे हैं कि एलिमेंट्स जो कंबाइन करते हैं एक कंपाउंड, पर्टिकुलरली एक कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए, वो एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशियो बाय वेट में कंबाइन करते हैं। ओके, क्या है ये फिक्स्ड रेशियो बाय वेट, क्या हो रहा है, चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करना है। ओके, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, हम काफी सारे मेथड्स है जिसको फॉलो करके कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है कि हम कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे और उससे हीट कर देंगे। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट लेके हीट करेंगे तो वो हमें देगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्या मेथड है, नेक्स्ट है हम डायरेक्टली कार्बन को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो CO2 फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट हम ऐसा कर सकते हैं कि हम मैग्नीशियम कार्बोनेट ले, उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करें तो वो हमें फाइनली क्या देगा, वो फाइनली हमें देगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो काफी सारे मेथड्स है जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमने सिर्फ 3 मेथड चूज किया है। ओके, तो देखो जो फर्स्ट मेथड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर हुआ, सेकंड मेथड में भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर हुआ है, थर्ड मेथड में भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर हुआ है। अभी देखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन का मास कितना है, यहाँ पे एक एटम है 12, ऑक्सीजन का मास कितना है 16, यहाँ पे 2 एटम है, हो गया 32। तो जो बोल रहा है कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट, वेट है क्या, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट यही हमने लिया है, ठीक है। एटम इनका वेट का मास का प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स्ड होना चाहिए। कार्बन और ऑक्सीजन का जो वेट का रेशियो है वो क्या है 12:32, दैट इज इक्वल टू, अगर हम इसको कैंसिल करेंगे कितने में कैंसिल करेंगे, 4 में कैंसिल करेंगे तो होगा वो 3:8। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कार्बन और ऑक्सीजन जब भी 3:8 रेशियो में कंबाइन करेंगे, उनके वेट के 3:8 रेशियो में कंबाइन करेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड चाहे हम दुनिया के किसी भी मेथड को फॉलो करके निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पे कार्बन और ऑक्सीजन जो अपने बीच कंबाइन किए हैं उनका बीच का जो वेट का जो रेशियो है दैट शुड बी 3:8। ओके, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है उस तरह हम वाटर का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ डेफिनाइट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आया समझ में? ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओवर। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट है कि 2.4 gram of magnesium gave on combustion give 4 gram of magnesium oxide. A sample of magnesium oxide obtained by heating magnesium carbonate was found to contain 60% magnesium and 40% oxygen. How the results illustrate the law of definite proportion. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है, 2 केसेस गिवन है। फर्स्ट केस में मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रिपेयर हुआ है, कैसे, वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबशन होके हुआ है। ओके, नेक्स्ट में क्या है, दूसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड का सैंपल है, वो कैसे प्रिपेयर हुआ है, मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट किए हैं उसके बाद ही वो प्रिपेयर हुआ है। तो बोल रहा है कि हमें मतलब प्रूफ करना है कि यहाँ पे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है वो एक्ट कर रहा है। कैसे एक्ट कर रहा है, चलो देखते हैं। पहले ना हम केस 1 लेंगे। ओके, केस 1 में क्या था, मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑन कॉम्बशन। ऑन कॉम्बशन मतलब ऑक्सीजन गैस जो है वो कंबशन में हेल्प करता है, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है मतलब मैग्नीशियम इज अंडरगोइंग कंबशन। ओके, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है और फॉर्मेशन क्या किया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बोल क्या रहा है 2.4
4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट है और मैग्नीशियम ऑक्साइड कितने का प्रेजेंट है, 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रेजेंट है। अगर मैग्नीशियम 2.4 ग्राम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड 4 ग्राम है, तो हम निकाल सकते हैं ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 4 माइनस 2.4 दैट इज इक्वल टू 1.6 ग्राम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम यहाँ पे ऑक्सीजन का मास निकाल सकते हैं। ओवर। देन अभी क्या करना है, डेफिनेट प्रोपोर्शन शो करना है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा, 2.4:1.6। इसको अगर हम कैंसिल करेंगे, किससे कैंसिल करेंगे, 0.8 से कैंसिल करते हैं तो फाइनली 3:2 आएगा। ओके, अभी क्या करेंगे, सेकेंड केस लेंगे, केस 2। केस 2 में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड निकला है। मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, तो 10th में पढ़े होंगे ये सारे रिएक्शन। मेटल कार्बोनेट हीट करने से मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें कुछ नहीं बताया है मास के बारे में, सिर्फ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का क्या किया है, रेशियो परसेंटेज बताया है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का परसेंटेज, मैग्नीशियम का है 60%, ऑक्सीजन का है 40%। इसको अगर हम 20 से कैंसिल करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर कितना आएगा, 3:2। तो केस 1 में भी 3:2 आया था, केस 2 में भी 3:2 आया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम मैग्नीशियम ऑक्साइड किसी भी मेथड से प्रिपेयर कर ले, लेकिन वहां पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो कंबाइन कर रहा है उनका जो वेट का जो रेशियो है वो फिक्स्ड है और वो है 3:2। ओके, आ रहा है समझ में? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओवर। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स contain 25.45% of copper and 36.07% of water. If law of definite proportion is true, calculate the weight of copper required to obtain 40 gram of crystalline copper sulfate. तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमें जो रिलेशन चाहिए वो किसके बीच में चाहिए, वो चाहिए अमाउंट ऑफ कॉपर और कॉपर सल्फेट के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें वही रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है कॉपर और कॉपर सल्फेट क्रिस्टल के बीच में। सो हमें तो अमाउंट नहीं पता, लेकिन हमें जो फर्स्ट केस में क्या दिया है, परसेंटेज के फॉर्म में दिया है। तो 100 ग्राम ऑफ crystalline copper sulfate contains, कितना कॉपर कंटेंट किया है, 25.45%, मतलब हम बोल सकते हैं कि 25.45 ग्राम। ओके, हमें कितने में चाहिए, हमें 40 ग्राम में चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 ग्राम में निकाल देंगे। 1 ग्राम में कितना होगा, 25.45 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम। तो चाहिए कितना में, क्वेश्चन पूछा है 40 ग्राम में चाहिए। सो 40 ग्राम ऑफ क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट कितना करेगा, 25.45 बाय 100 इंटू 40। ओके, तो फाइनली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 10.1। 10.18 ग्राम। ठीक है, आया समझ में? जस्ट दो चीज को देखना है, किसका किसके साथ रिलेशन है वो पूछना है। कॉपर का रिलेशन है कॉपर सल्फेट के साथ, डायरेक्ट दिया है तो ऊपर में कॉपर है, लेकिन कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल के साथ रिलेशन नहीं दिया है, लेकिन हमें पता है कि वो तो 100% है, तो उसी को इक्वेट करके हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओवर।
नेक्स्ट है लिमिटेशन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन का या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लिमिटेशन क्या है? हम क्या बोल रहे हैं? हम यहाँ पे बोल रहे हैं, जैसे हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन जो रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं वो है हमारा 3:8, एक फिक्स्ड रेशियो है कि हम किसी भी मेथड को फॉलो करके अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 3:8 होगा। ओके, इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने कार्बन का एटॉमिक मास 12 लिया है, ऑक्सीजन का 16 लिया है, लेकिन हमें पता है कि कार्बन के आइसोटॉप्स भी होते हैं, C13 होते हैं, C14 भी होते हैं। ओके, तो अगर मान लो एक सैंपल कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ जिसमें C12 प्रेजेंट है, हम दूसरे सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें जिसमें C13 है, और तीसरे सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं तो वो है C14। तो क्या अभी इस केस में कार्बन और ऑक्सीजन का जो वेट का रेशियो है, जिस वेट के जिस रेशियो में वो कंबाइन करते हैं वो जो रेशियो है, क्या वो सेम आएगा? वो सेम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो डिफर कर रहा है। तो इसका लिमिटेशन क्या बना? इसका लिमिटेशन ये बना कि अगर आइसोटॉप्स प्रेजेंट है, ठीक है, अगर आइसोटॉप्स प्रेजेंट है तो इस केस में लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है वो वर्क नहीं करेगा। ओके, अगर सेम टाइप का है, C12 है तो सारा C12 है, C13 है तो सारा C13 है, अगर ऐसा करेंगे तभी जाके होगा। एक में नॉर्मल रहेगा, एक में आइसोटोपिक फॉर्म अगर हम ले जाएंगे तो फिर ये लॉ वर्क नहीं करेगा। ओके, क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओवर। नेक्स्ट आ रहा है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है वो डाल्टन ने दिया था इन 1803। ओके, इसके हिसाब से क्या है कि अगर 2 एलिमेंट्स अपने बीच कंबाइन करते हैं और बहुत सारा कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, 2 एलिमेंट्स अगर कंबाइन करते हैं और 2 या उससे ज्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, तो जिस रेशियो से वो कंबाइन करते हैं, ओके, जिस रेशियो से वो कंबाइन करते हैं वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। ओके, क्या चीज है? मान लो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन ले रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो NO बना सकता है, N2O बना सकता है, NO2 बना सकता है, N2O3 बना सकता है, N2O5 भी बना सकता है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि इस जितना भी कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया, वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जितना भी कंपाउंड फॉर्मेशन किया है, उनका जो कॉम्बिनेशन का जो रेशियो है वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए। ठीक है, कैसे होना चाहिए चलो देखते हैं। देखो अभी हमने क्या किया है, सपोज NO लिया है, फिर N2O, देन NO2, देन N2O3, देन N2O5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, यहाँ पे कितना मास नाइट्रोजन का कंबाइन किया है वो लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन का लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 एटम है 14, ऑक्सीजन 1 एटम है 16। यहाँ पे N2 में नाइट्रोजन 2 एटम हो गया 28, ऑक्सीजन 1 है 16। नाइट्रोजन यहाँ पे है 14, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन तो 32, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन 28 और 3 ऑक्सीजन कितना होगा 48, 2 नाइट्रोजन 28, 5 ऑक्सीजन 16 इंटू 5 8। ओके, तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो डिफरेंट मास है उसका, ऑक्सीजन जो है वो डिफरेंट मास है। तो हम क्या करेंगे ना, हम अभी यहाँ पे एक फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन ले लेंगे। ठीक है, फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन, फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन मतलब यहाँ पे 14, 28 ये सब है। तो हम क्या करते हैं ना, सारा जो कंबाइन करेंगे, मतलब कैलकुलेट के लिए हम क्या करते हैं ना, मान लेते हैं कि 14 ग्राम का जो नाइट्रोजन है वो कंबाइन कर रहा है। ओके, तो कितना मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन करेगा। ओके, मतलब 14 ग्राम कितने ग्राम के साथ कंबाइन करेगा। यहाँ पे 14 ग्राम कितने के साथ कंबाइन किया है 16, यहाँ पे 28 ग्राम 16 ग्राम के साथ, तो 14 ग्राम
8 के साथ, यहाँ पे 14 ग्राम 32 के साथ, यहाँ पे 28 48 के साथ, तो 14 क्या होगा, उसका हाफ हो जाएगा 24, और यहाँ पे 28 80 के साथ है, तो 14 किसके साथ हो जाएगा, कितना है, हाफ हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा 40। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि नाइट्रोजन का मास जो है वो हमने फिक्स रखा है, नाइट्रोजन का मास जो है दैट इज केप्ट फिक्स्ड। तो अभी हम देखेंगे कि वो जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया है, कौन कौन से मास के रेशियो में कंबाइन किया है। देखो पहला में क्या है, 16:8:32:24:40, ठीक है। इसका रेशियो निकालेंगे तो सारा चीज 8 में डिवाइड हो रहा है, 2 1 4 3 5। इस रेशियो में अब नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके इतना सारा कंपाउंड जो है, इतना सारा जो कंपाउंड है ये सबको वो प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन का मास हमने फिक्स रखा, वो जो डिफरेंट ऑक्सीजन के साथ जो डिफरेंट कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा है उनका मास का अगर हम रेशियो निकालेंगे, ये सारे जो है 2 1 4 3 5 ये सब क्या है, दे आर सिंपल होल नंबर रेशियो, ओके। ये सारे जो है वो सिंपल होल नंबर रहेंगे, ठीक है। आया समझ में कैसे क्या हो रहा है, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओवर। नेक्स्ट है इसका लिमिटेशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का लिमिटेशन क्या है। सबसे फर्स्ट लिमिटेशन तो वही है, आइसोटोप्स नहीं होना चाहिए, ओके। आइसोटोप्स रहा तो मास तो डिफर करेगा, मास डिफर करेगा तो फिर वो कंबाइनिंग रेशियो जो है वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो आइसोटोप्स रहेगा तो ये वाला चीज फॉलो नहीं करेगा। सेकेंड चीज है कार्बन के लिए, कार्बन सोच कैटेनेशन, ये आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है। 10th में भी तो पढ़ के आए होंगे, कैटेनेशन का आइडिया होगा। कार्बन जो है वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब क्या है, वो लॉन्ग चेन, मतलब बहुत सारे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है, लॉन्ग चेन कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, लॉन्ग चेन कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, रिंग फॉर्मेशन करता है, तो वो बहुत सारे कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। तो उसके केस में ना ये नहीं हो सकता। जैसे मान लो अल्केन्स कैटेगरी हो गया, CH4 C2H6, उसके साथ C3H8, उसके साथ फिर अल्किन का कैटेगरी आएगा, उसका जनरल फॉर्मूला अलग है, C2H4 आ जाएगा, C3H6 आ जाएगा, ठीक है। फिर अल्काइन का कैटेगरी लेंगे तो और भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। C2 है H2 होगा, C3 है H4 होगा। तो अगर इतना सारा कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, और डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ फॉर्मेशन कर रहा है ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, तो उस केस में भी अगर हम कंबाइन तो करेगा, कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन करके बहुत सारे कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन वो जो कंबाइन करेंगे वो सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं होगा, वो डेसिमल में भी, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ओके। तो ये है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का लिमिटेशन। आया सबको समझ में, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओवर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है, टू कंपाउंड्स ईच कंटेनिंग ओनली टीन एंड ऑक्सीजन हार्ड फॉलोइंग कंपोजिशन। क्या है, ए और बी है, मास ऑफ टीन गिवन है, मास ऑफ ऑक्सीजन गिवन है, ठीक है। क्या पूछ रहा है वो कि किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। कंपाउंड ए में 21.23 जो है वो क्या है, किसका रेशियो है वो, अच्छा इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। टीन है, टीन का मास और ऑक्सीजन का मास का रेशियो ले लेते हैं, 78.77 is to 21.33। ये दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वो 3.7 आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है इससे कंपाउंड बी में टीन और ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन करेंगे तो ये क्या होगा 88.12 कंबाइन कर रहा है किसके साथ 11.88 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे भी रेशियो कितना आएगा, यहाँ पे रेशियो आएगा 7.4। तो फर्स्ट में टीन ने ऑक्सीजन के साथ जो कॉम्बिनेशन किया वो था 3.7:1 और यहाँ पे 7.4:1 आया। तो 3.7 एक रेशियो था, 7.4 जो है वो क्या हो रहा है, वो उसका ऑलमोस्ट इंटू 2 हो रहा है। ठीक है, उसका डबल आ रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, 3.7:1 रेशियो में कंबाइन कर सकता है, 7.4:1 में कंबाइन कर सकता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि वो उसके डबल रेशियो में कंबाइन कर रहा है। ओके, ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन उसको रिचर्ड ने सजेस्ट किया था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये बताया गया है कि द रेशियो इन विच टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विथ ए फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट is either the same or the simple whole number multiple of the ratio in which these element combine with each other। इस चीज का मतलब क्या है, चलो देखते हैं। सपोज हमने क्या किया है ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेके हमें कंपाउंड फॉर्मेशन करना है। कार्बन और हाइड्रोजन जब कंबाइन करेंगे, सपोज उन्होंने मीथेन बनाया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे उन्होंने वाटर बनाया है, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। तो हमें अब रेशियो देखना है। ठीक है, CH4 में क्या है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन कॉम्बाइंस विथ कितना ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ओके, अभी क्या करेंगे, CO2 लेंगे। CO2 में एक कार्बन है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन कितना है 16 है, 2 है तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। ओके, ये 32 है। ठीक है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ और यहाँ पे 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या हुआ, 4:32, दैट इज इक्वल टू 1:8। ओके, नेक्स्ट है, अभी ये और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना सकते हैं, वाटर बना सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिए है ना, उसी में ले लेते हैं। ठीक है, कितना है, 2 हाइड्रोजन है, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन 16 ग्राम, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे वो कितना निकला है, 2:6, दैट इज इक्वल टू 1:8। तो ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के हिसाब से है कि ये ने दोनों को कंबाइन किया, वो उसका रेशियो और इसका रेशियो जो है वो सेम आया है। ओके, क्या बोला है, वो सेम आ सकता है या उसका सिंपल मल्टीपल भी आ सकता है। ठीक है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, क्या करेंगे, कार्बन सल्फर और हाइड्रोजन ले लेंगे। ओके, कार्बन और सल्फर जो है वो जब कंबाइन करेगा वो देगा CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन और हाइड्रोजन दे है वो देगा CH4 मीथेन, और सल्फर और हाइड्रोजन जो दे है वो देगा H2S। ठीक है, तो CH2 कार्बन और सल्फर जब कंबाइन करेंगे क्या होगा, कार्बन 1 एटम है, सो 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विथ 12 ग्राम ऑफ कार्बन कितने सल्फर के साथ कंबाइन करेगा, 1 सल्फर 32 होता है, 2 सल्फर कितना होगा 64 ग्राम ऑफ सल्फर के साथ। ओके, नेक्स्ट क्या लिया है हमने CH4,
CH4 एक कार्बन एटम है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विथ H4, 4 तो हाइड्रोजन मतलब कितना हुआ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया है। तो यहाँ पे अगर हम सल्फर कार्बन का मास फिक्स रखते हैं 12 ग्राम, सल्फर और हाइड्रोजन के मास का रेशियो निकालेंगे 64:4, वो कितना आएगा 16:1। ओके, नेक्स्ट क्या है, अभी सल्फर और हाइड्रोजन हम मिलके क्या देंगे H2S। H2S में क्या हो रहा है, H2S में वही पहले सल्फर हाइड्रोजन है फिर सल्फर है। ओके, सल्फर को पहले ले लेते हैं, 1 सल्फर कितना है 32 ग्राम ऑफ सल्फर कंबाइंस विथ कितना हाइड्रोजन है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पे सल्फर और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो क्या है 32:2 मतलब 16:1। यहाँ पे भी ये जो रेशियो है वो सेम आ रहा है। हो सकता है कि सेम आए और ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ डिफरेंट एलिमेंट ले लें कि जो उनका जो रेशियो आए वो डिफरेंट आए, लेकिन एक दूसरे का सिंपल मल्टीपल होगा। ठीक है, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओवर। नेक्स्ट, गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम को गे-लुसेक ने दिया था 1808 में। इसमें क्या है, इसमें ये है कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन दे डू शो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। ओके, तो मान लो क्या है ये चीज, मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं वो वाटर फॉर्मेशन करते हैं, तो ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, सो दैट 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड। तो ये जो कंबाइन कर रहे हैं 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ये सब क्या है सिंपल रेशियो है, वॉल्यूम का सिंपल रेशियो होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओवर। तो एक क्वेश्चन करके समझने की कोशिश करते हैं। 100 ml ऑफ CH4 bonds gives CO2 and H2O. ओके, फाइंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड परस्यूट। अच्छा, यहाँ पे पूछा है कि व्हेन लिख लेते हैं। ठीक है, जब मीथेन बॉन्ड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्मेशन करता है, तो पहले हमें तो इक्वेशन लिखना होगा। मीथेन है CH4, वो बॉन्ड होगा मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये समझना है। बॉन्ड होगा मतलब या फिर अंडरगोज कंबशन, उसका मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है। ओके, तो CH4 प्लस O2 वो क्या देगा CO2 प्लस H2O। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो पूछ रहा है वॉल्यूम के रिगार्डिंग रिलेशन। तो देखो, सबसे पहले तो हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मीथेन कितना वॉल्यूम है, उसके सामने कुछ नहीं है, ये हो गया 1 वॉल्यूम। ऑक्सीजन के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 वॉल्यूम। CO2 के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 वॉल्यूम। वाटर के सामने क्या लिखा है 2 ना, तो इसका मतलब ये हो गया 2 वॉल्यूम। ओके, तो वो क्या पूछा है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम पूछा है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड, कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर होगा वो पूछा है। पर गिवन क्या है 100 ml ऑफ मीथेन गिवन है। ओके, देखो 1 वॉल्यूम मीथेन 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। देखो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 100 ml देगा तो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम, तो 100 ml यहाँ पे कितना होगा, वो भी 100 ml ही होगा। ओके, नेक्स्ट पूछा है कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है। 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन 1 मोल ऑफ मीथेन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर हो रहा है। 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन से 1 वॉल्यूम प्रिपेयर हो रहा है, तो 100 ml से कितना प्रिपेयर होगा
100 ml से 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रिपेयर होगा। ओके, आ रहा है समझ में? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, तो बच्चों इसके साथ ही हमारा जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। 5 लॉ है, पांचों के पांचों लॉ हमने अच्छे से पढ़ लिया है, उसका लिमिटेशन डिस्कस किया है और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो अपना आज का क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, टिल देन माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।